हो गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9 चैप्टर ना। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, इसलिए अच्छा से देखना है इसको। 16 क्वेश्चन। हाँ, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म 5 नंबर का आएगा ही आएगा, इसलिए इस चैप्टर को एकदम अच्छा से समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, चैप्टर 9। चैप्टर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक में कुछ नहीं है। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। बस और कुछ नहीं है। आप गाढ़ा लिखिए। नहीं दिख रहा इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे आएगा तो अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन और एक भी आगे बोले एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से आएगा तो, और ऊपर से आएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग 8 चैप्टर में पढ़े हैं उसी का थोड़ा बहुत यूज होगा, बाकी कुछ चीज तो नया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है और उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक चिमनी है, दिख रहा है ना, बोल रहा है कि यहाँ पे एक चिमनी है और 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई आदमी होगा, कोई लड़का होगा, कोई कुछ होगा, तो इसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर का लंबा है। ठीक है, और बोलता है कि ये चिमनी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा, तो चिमनी का दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है 28.5 मीटर की दूरी पे है। और बोला कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उसका लड़का का आंख कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो लड़का का आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर क्या वाला यहाँ होगा, और इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री से बनेगा ऐसे सीधा, इसको दिक्कत। तो पूछ रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर। ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, जमीन यहाँ है ना, तो जमीन यहाँ से यहाँ तक चिमनी का ऊंचाई होगा। अच्छा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1.5, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। ठीक है, हाँ, अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 है, तो यहाँ से ये भी 28.5 होगा, इसको लिखते हैं 28.5। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को कुछ मान लेते हैं h या फिर p, कुछ भी मान सकते हैं। हाइट है तो h मान ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान लिया हम लोग h। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा h + 1.5। कोई दिक्कत, कुछ नामकरण कर देते हैं a b c, नीचे मान है तो लिख रहे हैं, नहीं छोड़ दें, कोई दिक्कत। ये चैप्टर में जो भी बनाएंगे हम लोग एग्जाम में, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना हम लोग को, चिमनी का ऊंचाई। चिमनी का ऊंचाई टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो चिमनी का ऊंचाई कितना हो गया h + 1.5। तो लिखेंगे पहले माना कि चिमनी की ऊंचाई कितना मान लेंगे हम लोग h + 1.5। h + 1.5। ठीक है, उसके बाद जो भी एंगल दिया है माना तो लिख देंगे उसको। क्या दिया है, एंगल ACB, तो लिख देंगे एंगल ACB बराबर 45 डिग्री। और ये दिया हुआ क्या BC, तो लिख देते हैं BC कितना है 28.5 सेंटीमीटर। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो भी होगा। मीटर दिया हुआ मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत। और कुछ नहीं है ना,
BC 1.5 हाँ, इसका इसके total बराबर बेटी देखते हैं। अब हम लोग के पास ट्रायंगल का नाम क्या है, कौन सा ट्रायंगल अवेलेबल है हमारे पास, ABC। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ठीक है। जिसे बना रहे हैं एग्जाम में, आप लोग उसी बनाना है, ठीक। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC अगर देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा बन रहा है तो थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हम लोग को दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग खोजेंगे कि हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला में आता है, बेस और परपेंडिकुलर tan थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, P/B। tan थीटा का वैल्यू कितना है, 45। ये वाला ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू कितना है, 45। थीटा का जगह लिख देते हैं 45 बराबर P का वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना लेंगे, h। और बाई B का वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 28.5। किसी को दिक्कत नीचे दिख रहा है ना, हाँ बस एक लाइन tan 45 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 बराबर h डिवाइडेड बाय 28.5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, h को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, h। और 28.5 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। निकालना क्या था हम लोग को, चिमनी की ऊंचाई। तो h का वैल्यू निकल गया है, यहाँ रखते हैं तो लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई कितना माने थे हम लोग, h प्लस 1.5। h का वैल्यू कितना आ गया, 28.5 और प्लस ये वाला 1.5 दोनों में कितना आ जाएगा, 30 मीटर। किसी को दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताएं कि वह लड़का भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया है। क्या बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो पहले एक लड़का बना देते हैं, इधर ही बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का हो गया, कोई दिक्कत। अब ये बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। दूरी नहीं मालूम है कितना है, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा है। और किससे कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये 30 मीटर ऊंचा 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है। मतलब ये भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोलता है कि जब वो भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का क्या करता है, ये भवन की ओर चलना शुरू करता है, ये जाने लगता है इधर, ठीक है। तो मान लेते हैं लड़का आता है यहाँ, तो जब यहाँ पे आता है तो मान लेते हैं कि लड़का यहाँ से चल के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। पहले लड़का यहाँ पे था और अब लड़का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ जाता है तो उसका क्या होता है, तो उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कि उसका आंख कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो उसके आंख से भवन के शिखर का, भवन का शिखर कौन वाला होगा, ये वाला होगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ऐसे बना देते हैं। क्या होता है, उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री था और जब यहाँ आता है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि बताइए कि वो भवन से कितनी दूर चल कर गया है, भवन की ओर कितनी दूर चल के गया है। तो मतलब क्या निकालना है, लड़का कहाँ से कहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है। मतलब यही वाला दूरी निकालना है ना। तो इसको कुछ मान लेते हैं x, कोई दिक्कत। इसको कुछ मान लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं ना। नामकरण कर लेते हैं a b c d, ठीक है। अच्छा, भवन टोटल कितना था, ये भवन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना था, तो यहाँ तक 30 मीटर था। ये 1.5 है तो इसका मतलब ये भी 1.5 होगा ना, ये 1.5। अच्छा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 था और ये 1.5 निकल गया, तो ये कितना बच गया, 28.5। कोई दिक्कत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या लिखेंगे, लड़के द्वारा तय की गई दूरी। तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक x। तो लिखेंगे माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x। कोई दिक्कत, एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल ADB कितना 30 डिग्री। इसका एंगल ACB, एंगल ACB कितना 60 डिग्री। कोई दिक्कत। अब आते हैं सॉल्यूशन पे।
कौन सा ट्रायंगल ले लें? तो दो तो ट्रायंगल हम लोग के पास अवेलेबल है, वो है ए बी सी और वो ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल वही लेंगे जिसमें 90 डिग्री बनना जरूरी है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल नहीं ले सकते हम लोग ए सी डी, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 90 डिग्री कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा? ये वाला है और एक ये वाला। तो कौन सा ले ले? पहले छोटा कि बड़ा? पहले छोटा नहीं बड़ा तो लीजिए। पहले ए बी सी छोटा वाला ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ और ये बेस दिया हुआ है, तो यही दोनों लेते हैं। तो ये दोनों किसका फॉर्मूला बनाता है? tan आता है। तो लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर p बाई b। tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बराबर p का वैल्यू बोलो 28.5 और b का वैल्यू y। कोई दिक्कत किसी को? थीटा हां tan थीटा का कितना लिख देते हैं? 60। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर 28.5 बाई y। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बंद होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y को √3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 3y बराबर 1 को इससे गुना कर दो क्या आ जाएगा? 28.5। कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 बाई √3 हो जाएगा। परिमेयकरण कर दें तो √3 y √3 परिमेयकरण कर देते हैं तो ऊपर में क्या हो गया? 28.5 √3 और नीचे में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 काट दे इसको। 3 9 27 और एक बच गया तो 3 बचे 15 और एक ऊपर हम पॉइंट से हम पॉइंट लग जाएगा तो आ गया 9.5 √3। कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हम लोग का आ गया किसका वैल्यू? y का। लेकिन हम लोग को निकालना किसका था? x का। तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी डी। तो आप लेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, फिर से लेंगे tan थीटा क्योंकि ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये बेस मालूम है। तो फॉर्मूला का p बाई b। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 ना, आपके बड़ा वाला ट्रायंगल ये है ए बी डी। तो थीटा का वैल्यू 30 बराबर p परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 और बटा में बेस कितना है? ये x और प्लस y दोनों मिला करके ना है। जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? x प्लस y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 बराबर 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस y को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस y और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28.5 √3। कोई दिक्कत? अच्छा, y का वैल्यू हमको मालूम है तो y का वैल्यू यहाँ रख दें तो लिख देंगे y का मान समीकरण एक में कहाँ रख रहे हैं? यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं। तो y का मान समीकरण 1 से हाँ लिख सकते हैं 1 से डायरेक्ट समीकरण 1 से नहीं लिख सकते थे? हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं समीकरण 1 से रखने पर कोई दिक्कत? और ध्यान रखते हैं ये हो गया x और प्लस y। y का वैल्यू कितना है? 9.5 √3। तो लिख देते हैं 9.5 √3 और बराबर क्या है? 28.5 √3। कोई दिक्कत? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 28.5 √3 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9.5 √3। अब 28.5 में से 9.5 घटा देते हैं तो रूट अब 0.5 घट के खत्म हो गया और 28 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 19 और ये √3 तो √3 x का वैल्यू आ गया 19 √3। इसको दिक्कत? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 19 √3 मीटर। कोई दिक्कत? इंडिया में ना दिया देखना रे कहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 अलग करो। भूमि का एक बिंदु P से कितना लगाना है? भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बिंदु P से भवन की दूरी तथा ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें और √3 का वैल्यू रखना है आपके पास 1.732।
ये तुम लोग का एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। सुबह में ना नहीं दे सकते कि मैं गलत आंसर आ रहा हूँ। देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक भवन भूमि के एक बिंदु P से, तो भूमि पे, भूमि कहाँ होगा, कहीं ना कहीं नीचे होगा, तो भूमि के एक बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए। तो भूमि का एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, मतलब क्या करना है, 10 मीटर ऊंचा कोई भवन बनाना है, तो भवन बना लेते हैं। तो भूमि यहाँ है, तो भवन भी तो भूमि में बना होगा ना, तो 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का, भवन के शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कहाँ से, तो बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर बोल रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। भवन के शिखर पे इसे करके क्या लहराया गया है, एक ध्वज लहराया गया है, ठीक है। ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से ही ध्वज का शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो बिंदु P से 45 डिग्री, बिंदु P से भवन की दूरी तथा ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो बिंदु P से भवन की दूरी, तो भवन का दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसको कुछ मान लेते हैं x, और ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड का लंबाई वाला कितना मान लेते हैं, h मान ले। कोई दिक्कत? तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो टोटल कितना हो जाएगा, h प्लस 10। कोई दिक्कत? नामकरण करते हैं, a b t यहाँ है, यहाँ क्या है, कोई दिक्कत? निकालना क्या क्या है हम लोग को, माना कि बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितना मान लिया हम, बिंदु P से भवन के बीच की दूरी x। अच्छा, ध्वज दंड का लंबाई भी निकालना है, तो ध्वज दंड की लंबाई कितना मान लें, कितना है, पूरा निकालने के सिर्फ उतने ध्वज दंड का लंबाई निकाला, तो ध्वज दंड नहीं ना है, तो सिर्फ एक मानेंगे। ये तो दिया हुआ था, ये तो भवन था, ठीक है। एंगल का नाम लिख देंगे, मन करेगा तो APB, एंगल APB बराबर कितना है, 45 डिग्री, और एंगल CPB, इसलिए पूछा था, एंगल CPB बराबर कितना है, 30 डिग्री। CPB 30 डिग्री है। अब कौन सा ट्रायंगल ले लें, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा ले लें, पहले छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला लेंगे, तो ट्रायंगल का नाम PBC, ठीक है। क्या लेंगे, BPC में ट्रायंगल का नाम में आगे पीछे होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ट्रायंगल PBC में देखते हैं, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होगा, फिर से tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। tan थीटा का जगह कितना है, 30, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला एंगल है ना, हाँ, तो ये वाला कितना है, 30 डिग्री, और बराबर P का जगह कितना है, 10, और B का जगह x। कोई दिक्कत नहीं। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर 10 और बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10√3। सही, कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन में बोला था कि √3 का वैल्यू रख देना 1.73 तो बोला है ना, तो रख देते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर से जब इसको गुना करेंगे तो ये पॉइंट, जब गुना करते हैं तो पॉइंट इधर का सकता है, और भागा देते हैं तो पॉइंट इधर का सकता है, तो एक 0 है तो पॉइंट इधर का सक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17.32। कोई दिक्कत? x का मान निकल गया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ABP में, ट्रायंगल ABP में। कोई दिक्कत? फिर से tan थीटा लेते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फिर से लेते हैं tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा का वैल्यू 45 बराबर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h प्लस 10, और बटा बेस कितना हो जाएगा, x। कोई दिक्कत नहीं। tan 45 का वैल्यू 1 बराबर h प्लस 10 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर h प्लस 10, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा,
तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 10। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास 17.32 और माइनस ये वाला 10 घटेगा तो 17 में से 10 गया 7 तो 7.32 h का वैल्यू निकल गया। यही निकाला था ना। तो जो जो निकालना था वो फिर से लिख देते हैं एक बार। बिंदु P से भवन के बीच की दूरी लिख देंगे यहाँ, छोड़ दें। बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितना आ गया? x आया है और x का वैल्यू कितना आया? 17.32 मीटर। और ध्वजदंड की लंबाई दिखेगा? नहीं दिख रहा है। ध्वजदंड की लंबाई कितना मान लिया हम लोग? h और h का वैल्यू कितना आ गया? 7.32। कोई दिक्कत तकलीफ इसको लेना? क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? इधर ध्यान से नहीं बोल रहा है कि कोई मीनार है, ठीक है, और मीनार का छाया किधर होगा? मान लो कि सूर्य अगर इधर साइड है तो मीनार का छाया इधर होगा, और अगर सूर्य इस साइड होगा तो मीनार का छाया इधर होगा। तो किधर बना सकते हैं? मान लेते हैं कि सूर्य इधर है तो इसका छाया किधर होगा? इधर होगा। तो मान लेते हैं कि इसका छाया कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जमीन एक समतल जमीन हो गया पर खड़ी एक मीनार, खड़ा मीनार है, उसका छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसका मीनार का जो छाया है 40 मीटर अधिक लंबा हो गया। ये कितना हो गया? 40 मीटर अधिक बड़ा हो गया। कब? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया। मतलब पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो रहा था? 60 डिग्री हो रहा था। सूर्य का उन्नयन कोण पहले की स्थिति में कितना था? 60 डिग्री था। और जब सूर्य इधर ढलने लगा तो उन्नयन कोण कितना हो गया? छाया यहाँ हो गया तो 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना, तो मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? A B C D इसको मान लें। माना कि मीनार की ऊंचाई h, ठीक है, और एंगल A D B बराबर 30 डिग्री, एंगल A C B बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल ले लें? पहले बड़ा ले क्या? कोई भी ले सकते हैं, पहले बड़ा कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायंगल A D B में, A D B में, ठीक है। tan थीटा ले लें। tan थीटा बराबर P बाई B। tan थीटा का वैल्यू बड़ा वाला में 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर P का वैल्यू कितना है? h और B बेस का वैल्यू 40 प्लस x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो नीचे कितना हो जाएगा? 40 प्लस x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h बाई 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? h को √3 से गुना करेंगे तो √3h और बराबर इधर कितना हो जाएगा? 40 प्लस x। कोई दिक्कत? इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक। अब लेते हैं ट्रायंगल A B C में, छोटा वाला में A B C में tan थीटा फिर से ले लें। tan थीटा बराबर P बाई B। tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू h और B का वैल्यू x। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर h बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h को 1 से गुना करेंगे तो h बराबर √3h। इस हो गया समीकरण 2। अब h का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, दिख रहा है? लिख देंगे यहाँ पे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ कितना है? √3h और h का जगह कितना रखेंगे? √3x।
तो √3x बराबर हाँ 40 प्लस x 40 प्लस x √3 और 3 3 और ये वाला x बराबर 40 प्लस x तो 3x और ये x इधर आएगा तो कहाँ जाएगा माइनस x बराबर 40 घटेगा तो 2x बराबर 40 तो x बराबर 40 बटा में 2 कटेगा तो 20 तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर निकालना क्या था हम लोग को ऊंचाई तो x का मान किस समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं यहाँ पे तो h बराबर क्या आ गया √3 x का जगह कितना आ गया 20 तो ये हो गया 20√3 मीटर तो लास्ट में लिख देंगे माना कि जो मीनार की ऊंचाई निकाला था वो निकल गया तो मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर कोई दिक्कत किसी को कल वैसे ही भेज देती सबको डेली वाला अलग सा 3 क्वेश्चन नंबर 5 सुनोगे ध्यान से बोला एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन 29 डिग्री और 45 डिग्री है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें ठीक है क्या पता है कि दो भवन है एक बहुमंजिल भवन है तो बहुमंजिल भवन का मतलब जिसमें बहुत सारा मंजिल है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करके तो बहुत सारा मंजिल है और एक कोई चीज छोटा सा भवन है कोई दिक्कत तो बोला है क्या कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर तो बहुमंजिल भवन का शिखर से यहाँ देखते हैं हम लोग देखने चालू करते हैं तो क्या बोल रहा है कि देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर मतलब ये भवन कितना मीटर ऊंचा है 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर और तल का अवनमन कोण शिखर और तल का शिखरी वाला हो गया तली वाला हो गया का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो 30 डिग्री 45 डिग्री अवनमन कोण किसे बनता है कैसे तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री कोई दिक्कत दोनों तरफ ले सकते तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ये हो गया जमीन और ये हो गया भवन की ऊंचाई ठीक है क्वेश्चन बोला कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है ठीक है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा और इसको h मान लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा h प्लस 8 मीटर और इसको मान लेते हैं x तो इसको भी मानना पड़ेगा x नामकरण कर देते हैं a b c d और e कोई दिक्कत किसी को हाँ निकालना क्या है हम लोग को माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना मान लें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना हो गया और बहुमंजिल भवन ये वाला है पूरा पूरा कितना है h प्लस 8 और दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना मान लेंगे x कोई दिक्कत एंगल का नाम देते हैं अच्छा देखते हैं यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो ये z बन रहा है तो ये 30 है तो ये 30 होगा और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा अंतर कौन सा होगा कौन सा ट्रायंगल लेना होगा एक ट्रायंगल लेना होगा ए बी सी एंगल का नाम लिख देते हैं ए सी बी बराबर 30 ए सी बी बराबर 30 और एगो ए ई डी एंगल ए ई डी बराबर 45 कोई दिक्कत ट्रायंगल का नाम बोलो कौन सा ले ले ए बी सी ले लें ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा ले लें tan थीटा बराबर p बाई b tan थीटा की जगह 30 छोटा वाला ट्रायंगल में 30 बराबर p की जगह में h और b की जगह में x tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 बराबर h बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर h को √3 से गुना करेंगे तो √3 कोई दिक्कत अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं a d e में ट्रायंगल a d e में फिर से tan थीटा लेना होगा tan थीटा बराबर p बाई b tan थीटा की जगह 45 बराबर p की जगह h प्लस 8 और b की जगह x कोई दिक्कत
tan 45 का वैल्यू 1 बराबर h प्लस 8 और बटा में x, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर h प्लस 8। कोई दिक्कत? अच्छा ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, इसका मतलब कि दोनों x का वैल्यू तो दोनों बराबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों x का ही मान है, ये भी x का ही मान है, कहां गया? ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, दोनों x का मान बराबर हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया? √3h और बराबर इधर क्या हो जाएगा? h प्लस 8। कोई दिक्कत? ये h इधर आएगा तो √3h और ये h इधर आया तो माइनस h हो जाएगा, बराबर इधर 8। कोई दिक्कत? √3h माइनस h, तो दोनों जगह h h है तो h कॉमन कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा? √3 और यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बराबर 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 8/√3 माइनस 1। अब इसको परिवर्तन कर दें तो हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। किसी को तकलीफ? तो h बराबर क्या हो गया? 8 से गुना करेंगे तो 8 into √3 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे में a माइनस b और a प्लस b हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर में हो गया 8 into √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो ये हो गया 8 into √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, काट देंगे तो 4। तो ये हो गया 4 into √3 प्लस 1। किसका वैल्यू आ गया? h का। कोई दिक्कत? अब जब h का वैल्यू आ गया तो इसका वैल्यू हम लोग को x का वैल्यू भी निकालना है, क्योंकि बोला था कि दोनों भवनों के बीच का दूरी भी निकालना है। तो h का वैल्यू कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 या फिर समीकरण 2, कहीं पे भी रख सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं ना? तो रख दो, जब लिखेगा ना। हाँ, तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर हाँ बस वहीं रुकिए कभी कट जाएगा, काम ठीक है ना? तो समीकरण 1 में क्या है? कहाँ गया? ये वाला है x बराबर क्या है? √3h। h का वैल्यू हम लोग कितना है? ये वाला इसको गुना करते क्या? 4 को √3 से गुना करेंगे तो 4√3 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है? अब इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा समीकरण 2 में रखें तो थोड़ा आसान रहेगा। समीकरण 2 में रख देते क्या? कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी उतना ही आएगा, लेकिन 2 में रखेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ठीक है? h का मान समीकरण 2 में रखने पर तो h बराबर क्या है? h का वैल्यू कितना आ गया? 4 into √3 प्लस 1 और प्लस 8। कोई दिक्कत? 4 को √3 से गुना करेंगे तो 4√3 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और प्लस ही वाला है √8। 4√3 और प्लस 8 और 4 12। 4 यहाँ से कॉमन कर देंगे, क्या हो जाएगा? √3 प्लस 4 3 12 की। कोई दिक्कत? तो h का मान भी आ गया हम लोग के पास और x का मान भी आ गया था ना। ये तो x का मान ही है ना, ये तो x का मान है और ये वाला h का वैल्यू है ना। इसको भी अगर गुना करते हैं हम लोग इनका वैल्यू मिलाते हैं तो बराबर नहीं हो गया? सही है। कहाँ गया? सही है। 4 into √3 प्लस 3 और 4 into √3 प्लस 3। ठीक है। x को निकालना है 4 ब्रैकेट में 3 प्लस 3। चलो h का मान और x का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया था? तो दोनों बहुमंजिल भवन का ऊंचाई निकालना था, तो लिख देंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना माने थे हम लोग? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना माने थे? h प्लस 8 दिख रहा है इधर, h प्लस 8। तो हो गया h का वैल्यू कितना आ गया है? ये वाला ना। तो 4 को √3 से गुना करेंगे तो 4√3 और प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। ये तो h का वैल्यू हो गया और प्लस 8 भी है तो प्लस 8 हो गया। तो यहाँ हो गया 4√3 और प्लस 8 4 12। 4 कॉमन कर दें तो क्या बच जाएगा? √3 प्लस 4 3 12। कोई दिक्कत? बहुमंजिल भवन पहुंच जाएगा क्या? और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी लिखी देते हैं। दोनों भवनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना था? x था ना, और x का वैल्यू कितना आया? 4 into √3 प्लस 3। कोई दिक्कत? हो गया आंसर। किसी को तकलीफ? नहीं। किसी को दिक्कत है?